हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हो। आज जो अपन करेंगे पार्ट 6 करेंगे, मास्टर सेंटेंस एरर 0 to फुल मार्क्स जो सीरीज़ शुरू करी थी अपन ने, उसका पार्ट जो अपन करने वाला है वो कौन सा करने वाले हैं, 6। आपने पास जो आज का टॉपिक है वो कौन सा है, प्रोनाउन। उससे पहले अपन ने आर्टिकल करा था, नंबर्स, नाउन एंड नंबर करा था, नाउन एंड केसेस करा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा था और टेंसेस करे थे। तो उसी सीरीज़ के अंदर जो आज अपना पार्ट है वो कौन सा है, प्रोनाउन है। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन प्रोनाउन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वो क्या चीज़ होती है, एक होता है नॉमिनेटिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। पहले एक बार इनको देख लो, फिर उसके बाद अपन आगे इसके रूल्स देखना शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ना एक टेबल लगा रखी है जिसके अंदर दे रखा है कि जो प्रोनाउंस होते हैं ना वो नॉमिनेटिव केस में कैसे बिहेव करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बिहेव करते हैं। यानी कि अगर वो आई है तो आई का क्या बन जाएगा, मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का दाम, यू का यू और इट का इट। यू और इट सेम रहेंगे लेकिन बाकी जो पांचों हैं ये चेंज हो जाएंगे। आई से बनेगा मी, वी से बनेगा अस, ही से बनेगा हिम, शी से बनेगा हर। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे ये उठता है कि हमारे को ये तो पता नहीं है कि नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि यहाँ पे ये जो नॉमिनेटिव केस है ना वो क्या होगा और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होगा। देखो नॉमिनेटिव केस होता है जब नाउन या फिर प्रोनाउन होता है ना, वो वाक्य में सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि कर्ता होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नॉमिनेटिव केस को आप याद करने के लिए ऐसा समझ लो, कोई भी नाउन या फिर कोई भी प्रोनाउन अगर वो वाक्य में सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे। जैसे इस चीज़ को समझो, ही इज़ प्लेइंग। अब ही इज़ प्लेइंग यानी कि वो खेल रहा है। अब ही इज़ प्लेइंग तो यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन हो गया यहाँ पे। और वो क्या कर रहा है, प्रोनाउन है यहाँ पे वो, और वो क्या कर रहा है यहाँ पे, प्लेइंग, खेल रहा है। तो खेलने का काम यानी वो कर्ता का काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है यानी वो करता है। तो यहाँ पे वो काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। दूसरे इसको एग्जाम्पल से और समझो। जैसे मैंने लिखा राम ईट्स एन एप्पल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्पल खाने का काम हो रहा है। तो एप्पल खाने का काम कौन कर रहा है, राम। राम क्या है, नाउन है, और नाउन यानी कि नॉमिनेटिव केस बना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन जो है वो राम है और वही काम कर रहा है, यानी वो क्या है, करता है। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी अपने पास, नॉमिनेटिव केस। बात समझ में आ गई। जो करता होता है, नाउन या प्रोनाउन अगर कर्ता की तरह यूज हो रहे हैं तो वो क्या बनेगा, नॉमिनेटिव। फिर उसके बाद अपने पास आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं ना वो वाक्य में ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी वो चीज़ होते हैं जिन पे काम हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, इस चीज़ को समझो ऐसे, कर्म जिस पे काम हो रहा होता है, ये चीज़ होती है इसमें ऑब्जेक्टिव में। जैसे देखो यहाँ पे आई सॉ हिम, तो यहाँ पे अगर हिम की बात करोगे तो हिम जो है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन होने के कारण ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है। देखो सॉ, देखने का काम किस पे हो रहा है, हिम पे। मैंने उसे देखा, तो मैंने किसको देखा, उसको। तो इस पे ये जो है वो काम हो रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका और नेक्स्ट वाला देखो, शी लव्स राम, लव्स राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शी वो प्यार करती है किससे, राम से। तो यहाँ पे जो राम है वो ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इस पे वो काम हो रहा है। तो मेरी बात समझ में आ गई। तो बस ये टेबल थोड़ी सी ध्यान रखना कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। नॉमिनेटिव केस में जो सब्जेक्ट होता है वो कर्ता, काम करने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस वो होता है जिसपे काम हो रहा होता है। ना किसी भी नाउन या प्रोनाउन पे जो काम हो रहा होगा उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो शुरू करते हैं इसको। तो शुरू करें अब इसको ऑफिशियली। मैंने बस आपको दो चीज़ें बताई हैं, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब इसको ऑफिशियली शुरू करते हैं प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन या फिर नाउन की इक्विवेलेंट होता है, उसकी जगह अगर हम उसे यूज़ कर लेते हैं तो वो प्रोनाउन कहलाता है। सिंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम लव्स सीता, तो अपन ये बोल सकते हैं ही लव्स सीता। तो ही की जगह, राम की जगह क्या ले लिया अपन ने, ही ले लिया। तो ही वहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो जो भी नाउन की जगह जो भी चीज़ लगेगी उस चीज़ को प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एक होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है आई, यू और ही, मी, दैम, ये सारी चीज़ होती है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वो, मतलब मेल के लिए, मी, फिर दैम यानी वो लोग सारे। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जब भी अपन कभी भी सेंटेंस के अंदर, इस पे बहुत सारे एरर बनते हैं, जब भी हम सेंटेंस के अंदर बात कर रहे होते हैं 3 पर्सन्स की, जिसके अंदर 3 लोग होते हैं। मैं होती हूँ, मतलब जो पर्सन है खुद मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तुम हो, जो वीडियोस देख रहे हो तुम लोग हो, और कोई थर्ड पर्सन भी है जो वीडियो को देखने वाला है। तो यहाँ पे जब मैं बात करूँगी तो मैं सीक्वेंस कैसे रखूँगी, सबसे पहले मैं सेकंड की बात करूँगी, फिर मैं थर्ड की बात करूँगी, फिर मैं अपनी बात करूँगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑर्डर होता है सेंटेंस के अंदर वो नॉर्मली होता है 2, 3, 1। सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन होता है। इसका एग्जाम्पल देखो, यू, ही एंड आई आर गोइंग। तो यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ही जो है वो थर्ड पर्सन है। ये सीक्वेंस चलेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपसे कभी कोई गलती हो जाती है,
जैसे किसी पाप का, दोष का या फिर भूल स्वीकार करना, मतलब कोई भी चीज़ नेगेटिव में होती है ना, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज होकर वो क्या बनता है 1, 2 एंड 3। तो 1 यानी अगर गलती होगी तो हमेशा मेरे पे ही आएगी, तो मैं पहला पर्सन, फिर दूसरा पर्सन और फिर तीसरा पर्सन, क्योंकि तीसरा पर्सन तो थोड़ा दूर है ना। सबसे पहले गलती किसकी होगी? जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब जो बात कर रहा है, जिसके सामने वो बात कर रहा है, और तीसरा पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा है। तो गलती नेगेटिव सेंस के अंदर 1, 2, 3 सीक्वेंस रहता है, लेकिन बाकी सारे सेंस के अंदर 2, 3, 1 रहता है। ये बात समझ में आ गई? इसका एग्जाम्पल देखो, आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आया, सिन मतलब कोई पाप करा है, तो मैंने करा है, फिर तुमने करा है और उसने करा है। तो 3 पर्सन का सीक्वेंस क्या बना? 1, 2 एंड 3। सिन करना यानी नेगेटिव चीज़, कोई पाप करना, है ना, गलत चीज़ करना, तो इसलिए ये सीक्वेंस रहा है। उसके बाद आते हैं यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं? मैंने आपको हमेशा बताया, ऑब्जेक्टिव जो कर्म जिस पे करा जाता है, जिस पे काम हो रहा होता है, तो अपन ने देखे थे, ठीक है। तो वहाँ पर टेबल को थोड़ा सा याद कर लेना, याद हो जाएगी। इसका सबसे पहला रूल होता है कि लेट के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ करा जाता है। जैसे देखो, लेट यू एंड मी गो, जबकि यहाँ पे आई नहीं आया है, क्या आया? आई की जगह मी आया है, तो लेट यू एंड आई गो की जगह क्या आया? मी, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्टिव का। फिर किसी प्रिपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ करा जाता है। जैसे ही डिपेंड्स ऑन मी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑन जो आ रहा है वो प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद क्या आया? मी, यानी ऑब्जेक्टिव केस के लिए मी आ गया, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आ गया। फिर देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, तो यहाँ पे यू एंड आई की जगह क्या आया? मी आया। तो बिटवीन क्या है? प्रिपोजिशन है, दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मी आ रहा है, क्योंकि ये क्या बता रहा है? ऑब्जेक्टिव केस बता रहा है। तो ऑब्जेक्टिव केस का जब भी होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस कब आता है? एक तो लेट के बाद आता है, या फिर किसी प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट देन और दा के केस पे। पहले देन को समझते हैं। देखो, देन में क्या होता है? देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होता है अगर कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव के बीच में हो रहा होता है। तो नॉमिनेटिव क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कर्ता होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू आर बेटर देन आई एम, क्योंकि यू आर बेटर, तो तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तो कर्ता कौन है? यू। बेटर किससे? आई एम से। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे मी नहीं आया क्योंकि नॉमिनेटिव केस है, कर्ता है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? यू। नॉमिनेटिव केस है, और नॉमिनेटिव केस के कारण यहाँ पे भी क्या रहेगा? नॉमिनेटिव केस रहेगा। लेकिन देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा होता है। ये बात समझ में आई? अब देखो इसको, यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा हो। अब देखो, ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, तो यहाँ पे मी आया, आई नहीं आया। क्यों? देखो, रिस्पेक्ट होने का काम किस पे हो रहा है? इस पे हो रहा है। ही रिस्पेक्ट यू मोर देन आई, तो रिस्पेक्ट यहाँ पे कर्म हो रहा है, किस पे हो रहा है? यू और मी पे, मतलब तुम पे और मेरे पे हो रहा है। तो वहाँ पर हम दोनों क्या है? कर्म है, ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्टिव के अंदर हो रहा है, तो देन के बाद यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट करने का काम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देन के बाद क्या आया? मी, ऑब्जेक्टिव केस आया है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव थोड़ा प्रैक्टिस करने लगोगी तो होने लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ईच, ईदर, नीदर। ईच का प्रयोग जो होता है वो हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। जैसे देखो, ईच ऑफ द 2 बॉयज़, तो ईच ऑफ द 2 बॉयज़, तो दो हैं या फिर दो से अधिक हैं। ईच ऑफ द 3 बॉयज़, तो ईच ऑफ द यानी देखो यहाँ पे 2 दो बॉयज़ हैं, और ईच ऑफ द 3 यानी 3 बॉयज़ हैं, 3 लड़के हैं। जो ईदर और नीदर होता है ना, इनका प्रयोग हमेशा दो लोगों के लिए किया जाता है। जैसे देखो, ये बताया, देखो जैसे ईदर ऑफ दीज 2 बॉयज़, तो ईदर ऑफ दीज तो यानी दो बॉय हैं, नीदर ऑफ दीज 2 गर्ल यानी दो लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। तो ईदर और नीदर का हमेशा किसके साथ यूज़ करोगे? दो लोगों के साथ, और ईच का दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के साथ। फिर उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसे ईच अदर, वन अनदर। तो जो ईच अदर का होता है ना, वो हमेशा प्रयोग दो लोगों के लिए होता है, लेकिन वन अनदर का प्रयोग दो से ज़्यादा लोगों के लिए होता है, दो या फिर दो से अधिक लोगों के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो लोगों के लिए होता है। जैसे द 2 ब्रदर हेट ईच अदर, तो ये दो भाई हैं वो आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ दो लोग हैं। और वन अनदर यानी दो या फिर दो से अधिक के लिए यूज होता है। जैसे इसको देखो, द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर, तो यहाँ पे जो 5 ब्रदर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो 5 ब्रदर, दो से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे अपन ने किसका यूज़ करा है? वन अनदर का। और दो के लिए किसका यूज़ करेंगे अपन? ईच अदर का। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान की ओर इशारा या संकेत करते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इशारा या संकेत कर रहे होते हैं। जैसे दिस, दैट,
these, those, such, somebody, anybody, nobody, everybody, someone, no one, anyone, everyone, something, nothing, anything, everything, some, all, many, few, none, one आदि, ये सारे क्या कहलाते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्सिव मतलब खुद की सेल्फ के बारे में बात करना, बताऊंगी सेल्फ लगता है इसमें। जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में हिम आ रहा था यानी पजेसिव केस आ रहा था, हिम मतलब खुद को, और उसने हर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अपन को क्या यूज़ करने पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव, यानी क्या लगाना पड़ेगा? सेल्फ लगाना पड़ेगा। तो ही हर्ट हिमसेल्फ। ये बात मेरी समझ में आ गई, क्योंकि हमने ये देखा है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन होता है उसके पजेसिव और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के बाद हम सेल्फ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़, फिर देखो हमारे पास क्या आता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? पहले इस चीज़ को समझ लो। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो कहलाते हैं जिनको नॉर्मली मैं शॉर्ट में टीवी कहूँगी। ये वो होते हैं जिनमें सेंटेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा रहता है। मतलब जो वर्ब्स उनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स एन एप्पल। तो यहाँ पे जो एप्पल है वो ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट आ रहा है यानी ईट्स जो है वो यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। समझ लो, अगर मैं बोलती हूँ ही स्लीप, तो ही स्लीप, यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ ही, देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, ही ईट्स, लेकिन उसने क्या खाया? ये सेंटेंस कंप्लीट है क्या? नहीं। ही ईट्स, क्या खा रहा है वो? कुछ भी पता नहीं हमें, लेकिन मैं लिखती हूँ एन एप्पल, तो यानी वो एप्पल खा रहा है, तो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट कब हो रहा है? जब एक ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ही स्लीप्स, वो सो रहा है। अब सो रहा है, कैसे सो रहा है? तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना, बस वो सो रहा है, सेंटेंस कंप्लीट है। तो यहाँ पर अपन को किसी भी स्लीप के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो वो इनट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन जब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो वो टीवी कहलाते हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अब देखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रयोग की उम्मीद की जाती है। देखो ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कि टीवी क्या होता है और आईटीवी क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा है आपको। लेकिन यहाँ पे देखो एक रूल होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ये बात हमें पता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आपसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रयोग की उम्मीद की जाती है। जैसे देखो, ही इंजॉयड द पार्टी, उसने इंजॉयड करी पार्टी को, ठीक है? वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ गया। हमें ये चीज़ पता है कि अगर वर्ब आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसके साथ हमें क्या उम्मीद, मतलब करेक्टली सेंटेंस को ग्रामेटिकल करेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, उसने खुद को कहाँ पे इंजॉय करा? पार्टी के अंदर। तो हिमसेल्फ यहाँ पे क्या लगेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। ये बात समझ में आ गई? देखो ये कुछ रूल्स हैं जो आप पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट मतलब होता है किसी के सामने झुक जाना, सरेंडर कर देना। प्रेजेंट, अब्सेंट, सेटिस्फाई, ले आदि क्रियाओं के बाद एक ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता ही होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे शी इंट्रोड्यूस मी, ऑब्जेक्ट है टू द डीएम, तो यहाँ पे लेकिन इस चीज़ को शी इंट्रोड्यूस टू द डीएम, ये चीज़ गलत हो जाएगा। शी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द डीएम, तो ये चीज़ सही है, क्योंकि इंट्रोड्यूस के बाद हमें क्या चीज़, यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी लिख लेना। इंट्रोड्यूस के बाद यहाँ पे क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। बात समझ में आ गई ना? जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, तो हर्ट आया, हर्ट के बाद हमने क्या लगाया? हिमसेल्फ। क्या लगाया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया था, जो अपन ने आगे सेंटेंस देखा। फिर उसके बाद अपन आते हैं एम्फेथेटिक प्रोनाउन पर। एम्फेथेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? उनके साथ भी हमेशा क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव, देखो एम्फेथेटिक प्रोनाउन के साथ भी सेल्फ और सेल्फ्स लगता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, उसका मतलब होता है खुद को। उसने इंट्रोड्यूस करा खुद को, किसको? डीएम को। उसने हर्ट करा किसको? खुद को। ही हर्ट हिमसेल्फ, तो उसने खुद को हर्ट करा। तो जब भी खुद को, स्वयं को आए तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आ जाए स्वयं या फिर खुद तो वो होता है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखो। एम्फैटिक, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर बताया गया है कि एम्फैटिक प्रोनाउंस भी प्रोनाउन के साथ सेल्फ और सेल्फ्स जोड़कर ही बनाए जाते हैं, किंतु अर्थ में अंतर होता है। यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ है तो स्वयं को या फिर खुद को होगा, लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउंस जो होते हैं उनका अर्थ होता है स्वयं या फिर खुद। इसका एग्जाम्पल देख लो, एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है? यहाँ देखो, सोमा बीफूल्ड हरसेल्फ, सोमा ने खुद को बेवकूफ़ बनाया, खुद को, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सोमा हरसेल्फ वेंट देयर, सोमा खुद वहाँ गई, तो खुद गई, तो यहाँ पे क्या होगा? एम्फैटिक प्रोनाउन आ जाएगा। फिर आते हैं रिलेटिव। रिलेटिव के लिए होता है हु, विच, दैट, व्हाट, बट तथा एस के लिए। तो हु का प्रयोग क्या होता है? ह्यूमन बींग के लिए किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे, द बॉय हु स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट, तो हु, बॉय जो है वो क्या? लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग है यानी कि ह्यूमन बींग है, इसलिए अपन क्या करेंगे? द बॉय का यूज करेंगे। दिस इज द मैन हु स्टैब रमेश, तो दिस इज द मैन हु, मैन क्या है? एक ह्यूमन बींग है जिसने स्टैब करा,
चाकू घोंपा किसको, रमेश को। तो हु जो होता है वो ह्यूमन जो बीइंग्स होते हैं उनके लिए प्रयोग करा जाता है। विच का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। द पैन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, दिस इज द बुक विच, बुक के लिए यूज हो रहा है विच, पैन के लिए यूज हो रहा है विच, यानी ये दोनों क्या है, वस्तु है। फिर दैट का प्रयोग मानव या वस्तु के लिए अर्थात हु या फिर विच के बदले किया जाता है। अगर आपको हु और विच में कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप वहाँ पे दैट का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन के लिए भी और किसी ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु के लिए भी। जैसे द बॉय दैट स्टोल, तो दैट किसको इंडिकेट करा है, बॉय को। द पैन दैट इज ऑन माई, तो यहाँ पे दैट किसको इंडिकेट करा है, पैन को। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को और यहाँ पे किसी वस्तु को, तो वहाँ पे अपन दैट का यूज़ कर सकते हैं दोनों के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। हु और विच का प्रयोग डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों अर्थों में होता है, जबकि दैट का प्रयोग डिफाइनिंग अर्थ में होता है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है हमारे पास सबसे पहले तो, कि अगर हम हु और विच की जगह हमेशा दैट का यूज़ कर ले तो हम क्यों हु और विच को पढ़ रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज आता है कि हु और विच होते हैं ना वो हमेशा डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग दोनों अर्थ में आते हैं, लेकिन जो दैट होता है वो हमेशा डिफाइनिंग सेंस में आता है। अब डिफाइनिंग का क्या मतलब होता है ये चीज़ समझो। द डॉग विच आई हैव बॉट इज़ ब्लैक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विच। देखो यहाँ पे ये सेंटेंस अगर आप नहीं लगाओगे कि आई हैव बॉट इज़ ब्लैक, तो यहाँ पे अगर देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि तो डॉग और आई हैव बॉट इज़ ब्लैक, तो इसको दो कनेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, विच कर रहा है। लेकिन अगर मैं द डॉग बोलूँ और इसको हटा दूँ तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। मैं विच बोलूँ और इनको आई बॉट इज़ ब्लैक, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो विच जो है वो इन दोनों को कंप्लीट कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करके कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए इसका डिफाइनिंग यूज़ है, एकदम परफेक्ट यूज है। आई हैव बॉट अ डॉग विच इज़ ब्लैक, तो यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग है। अब देखो इस चीज़ को समझो कि आई हैव बॉट अ डॉग, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। ये कलर आप उसका बता रहे हो या नहीं बता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। आई हैव बॉट अ डॉग, तो मैं एक डॉग को खरीद कर लाया, तो डॉग को खरीदना यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस है खुद में। अगर आप बता रहे हो विच इज़ ब्लैक, विच इज़ पमेरियन, विच इज़ लैब्राडोर या फिर विच इज़ द इंडी डॉग, तो आप यहाँ पे जो चीज़ बता रहे हो उसके अलावा, विच के अलावा भी अगर ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो नॉन डिफाइनिंग यूज है। लेकिन अगर इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा तो वहाँ पे वो डिफाइनिंग यूज है। बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देखो सुपरलेटिव डिग्री ओनली, नन, ऑल। जब अर्थ एवरीथिंग हो आदि के बाद दैट का प्रयोग होता है, ना कि हु विच का। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ रही हो, ओनली आ रहा हो, नन, ऑल आ रहा हो और इनका प्रयोग अब अगर एवरीथिंग के रूप में हो रहा हो तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे दैट का, ना कि हु और विच का। यहाँ पे देखो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो यहाँ पे अपन ने किसका यूज़ करा है, दैट का यूज़ करा है, क्योंकि ग्लिटर इज़ नॉट, सारी चमकने वाली सारी पीली चीज़ें सोना नहीं होती, ये चीज़ कही जाती है हिंदी के अंदर कहावत। तो सबके लिए एवरीथिंग, जो जितना भी पीली चीज़ है, ग्लिटर है, चमक रहा है, उसके लिए यूज़ करा गया। तो हमने वहाँ पे क्या यूज़ करा है, ऑल दैट का यूज़ करा है, ना कि हु और विच का। दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन डू, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन डू, तो यहाँ पे थिंग की बात हुई, एक स्पेसिफिक नहीं है। एवरीथिंग जो भी चीज़ मैं कर सकता हूँ उसमें मैंने बात करी कि बेस्ट थिंग है जो मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए किसका यूज़ करा गया, दैट का यूज़ करा गया। देखो यहाँ पे हु, हुम, जबकि हुम ऑब्जेक्टिव केस में और हु जो होता है वो नॉमिनेटिव केस में। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो कर्म होता है, और जो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वो कर्ता होता है, करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्टिव केस जिस पे काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे हु जो होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज़ होता है, हुम जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो हु के बाद वर्ब आता है, जबकि हुम के बाद वर्ब नहीं आता, क्योंकि हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करा जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल से समझो, अ डॉक्टर हुम आई मेट टुडे वॉज राम्स ब्रदर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, हुम ऑब्जेक्टिव, आई मेट टुडे वॉज राम्स ब्रदर। तो ये देखो इस चीज़ को समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बताया कि जो हुम होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, उसके बाद वर्ब नहीं आता। तो उसके बाद क्या है, आई आया है, तो आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट वाले में देखो, द डॉक्टर हु केम, तो यहाँ पे हु क्या है, सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस है, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब, केम, हेयर वॉज राम्स ब्रदर। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना। आप उसके बाद वाला सेंटेंस में जो वर्ड यूज हो रहा है वो देखोगे, हुम के बाद यहाँ पे आई आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, यानी वर्ब नहीं आ रहा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ये चीज़ सही है। वो यहाँ पे हु दे देंगे आपको पेपर के अंदर, और आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे हुम आएगा या फिर हु आएगा। फिर यहाँ पे हुम दिया जा सकता है, तो आपको देखना है वर्ब आ रहा है तो हुम की जगह क्या आएगा, हु आएगा। ये बात समझ में आ गई। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, प्रोनाउन हु होते हैं, हुम, हुज, विच, दैट। तो यहाँ पे जैसे देखो, हु कम्स हेयर, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करने के लिए, विच ऑफ दिस जेंटलमैन इज जॉन, तो इनमें से कौन सा जो है वो जॉन है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट होता है। तो इतनी मेरी बात सबको समझ में आ गई ना, ये सारी क्या चीज़ें होती है। मैंने प्रोनाउन के छोटे छोटे रूल्स बताने की कोशिश करी है आपको। अब थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं।
प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़ एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट, यानी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। वांट्स लिखा हुआ होता है यानी यहाँ पे जो एक पूरी कैटेगरी मतलब कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ करा जाता है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट, तो यहाँ पे ये सारे जो है वो प्लूरल है। ऑल वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़ एंड अलाउंस फॉर देमसेल्व्स होगा, इटसेल्फ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ नहीं हो रहा है। ये एक बहुत सारे लोगों के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए प्लूरल की तरह ये यहाँ पे यूज़ करा जा रहा है सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वांट आया, वांट्स नहीं आया, तो यहाँ पे इसलिए इटसेल्फ की जगह क्या आ जाएगा, देमसेल्व्स। बहुत सारे है ना, उन खुद देमसेल्व्स के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे फैमिली हो गया, क्राउड हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कमिटी हो गया, जूरी, ऑडियंस, टीम, पब्लिक, फेडरेशन होता है ना, तो इनके साथ हमेशा क्या होता है, इट या इट्स या फिर इटसेल्फ आता है। अभी कोई सेंटेंस में आएगा तो मैं बताऊंगी। जैसे हो गया द टीम हैज़ वन, तो यहाँ पे अपन ने पहले भी आर्टिकल वगैरह में ये चीज़ दे रखी, ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रही है। तो टीम हैज़, देखो जैसे इस सेंटेंस को देख लो, एक बार बता ही देती हूँ। द टीम हैज़ shown its ability। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे द टीम एक कलेक्टिव की तरह यूज़ करा जा रहा है, हैज़ आ रहा है, हैव नहीं आ रहा। तो शोन, तो यहाँ पे क्या आया है, इट्स आया है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ करा जा रहा है। जो सब्जेक्ट है वो कलेक्टिव नाउन है ना। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे माई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेकेंड और जो फर्स्ट पर्सन होता है इनके साथ अगर पॉजेसिव आ रहा हो, माइन नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइन आएगा। तो यहाँ पे माइन आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन आता है, ये चीज़ बताई थी ना। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइन आ जाएगा। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स, तो योर्स यहाँ पे जो है वो एकदम सही है। देखो एक चीज़ होती है, एक होता है योर, एक होता है योर्स। अब इस चीज़ को समझना, जब योर यूज़ होता है ना तो ये दोनों ही वैसे भी यू के पॉसेसिव केस हैं, लेकिन जब योर होता है ना तो योर के बाद हमेशा नाउन आता है, लेकिन जब योर्स होता है तो ये प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है, इसके बाद नाउन नहीं आता, ये वर्क करता है एज अ प्रोनाउन। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस से समझना आप इसको, जैसे दिस बुक इज़ योर्स, तो यहाँ पे देखो इसके आगे कुछ भी नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर सेंटेंस के आगे कुछ भी नहीं आया, तो ये जो बुक है वो क्या है, तुम्हारी है, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस है। लेकिन प्रोनाउन मैं बोलूँ दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर बुक, तो यहाँ पे ये जो योर है, योर जो आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, पॉजेसिव आ रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, और बुक यानी कि नाउन उसके बाद आ रहा है। तो इन दोनों में चीज़ में समझ में आ गए डिफरेंस। योर हो रहा है तो उसके बाद नाउन लगेगा, योर्स आ रहा है यानी ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, इसके बाद नाउन नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें लिख लो। तो यहाँ पे योर्स है, इसके आगे कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये योर्स सही है। देखो यहाँ पे ईच, यहाँ पे देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईच, जब भी एंड के साथ यहाँ पे दो सब्जेक्ट कनेक्ट हों और वो सिंगुलर की बात करें तो यहाँ पे वर्ब भी, ये जो पूरा सब्जेक्ट होता है वो एज ए सिंगुलर ट्रीट होता है, तो वहाँ पे जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर नहीं, देयर नहीं आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो देयर की जगह क्या आ जाएगा, हिज बेस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये रूल होता है। अभी आगे पे बढ़ेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू द जॉइंट मीटिंग। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर, तो दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, दो लोगों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे ये जो हिज है, हिज की जगह क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। देयर क्यों आ जाएगा, देयर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर में है, प्रोनाउन जो है वो भी प्लूरल नंबर में ही यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस चांसलर दो लोगों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी टीचर और स्टूडेंट दो लोगों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एवरी और ईच लगने से उनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करा जाता है। तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ये एक रूल होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया था, हिज लगाया था। और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, दो अलग लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हिज की जगह हम क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। अब देखो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन की बात हो रही है और एक वस्तु की बात हो रही है। एवरीथिंग कोई चीज़ है और यहाँ पे एवरीबडी कोई पर्सन है। तो जब भी एंड से कोई वस्तु, एंटीसीडेंट में ऐसे याद रख लेना, कोई इंसान या फिर ह्यूमन बींग, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कनेक्ट हो, तो यहाँ पे हु की जगह किसका यूज़ करा जाता है, दैट का। तो मैंने आपको बताया था कि हु और हुम का कब यूज़ करा जाता है, हु का यूज़ करा जाता है ह्यूमन बींग के साथ, हुम का वस्तु के साथ, और दैट का यूज़ करा जाता है इन दोनों की जगह पर। लेकिन यहाँ पे अगर
कभी ऐसा आ जाए कि एक वस्तु आ जाए और एक लिविंग बीइंग आ जाए, एक ह्यूमन बीइंग आ जाए, तो हम किसका यूज़ करेंगे? दैट का। तो इसलिए हु की जगह यहाँ पे क्या आएगा? दैट का यूज होगा। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल हैव बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। तो नन की जगह क्या आएगा? नीदर के लिए। नन जो होता है वो किससे होता है? दो से अधिक के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? टू प्रिंसिपल्स। तो टू प्रिंसिपल्स है यानी सिर्फ दो प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे नन की जगह किसका यूज होगा? नीदर का प्रयोग होगा। फिर देखो, ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ द शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। तो यहाँ पे एकदम सही है, क्योंकि ईच का प्रयोग हम क्या करते हैं? 4 दे रखा है, तो दो से अधिक लोगों के लिए करते हैं, तो ईच यहाँ पे एकदम सही है। नीदर और ईदर का प्रयोग दो लोगों के लिए, ईच का, नन का प्रयोग जो होता है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए। नेक्स्ट वाला देखो, ही प्रोस्टेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर अ ईयर। तो देखो यहाँ पे जो प्रोस्टेटेड है ना, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैंने बताया था कि इसके साथ क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है। तो यहाँ पे ही की जगह यहाँ पे बाद में यहाँ पे क्या लग जाएगा? ही। प्रोस्टेटेड के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा? हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। मैंने आपको बताया था इंट्रोड्यूस के बाद होता है प्रेजेंट एब्सेंट हिमसेल्फ, प्रेजेंट हिमसेल्फ, एंजॉय हिमसेल्फ, इंट्रोड्यूस, कन्फाइंड, डिवोट और सेक्रीफाइस और प्रोस्टेटेड। इनके बाद क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका यूज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ आ जाएगा। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोशियस दैन यू हैव। तो यहाँ पे देखो, डॉग की जो कंपैरिजन हो रहा है, यू हैव क्या है तुम्हारे पास? डॉग है ना, तो डॉग के कंपैरिजन डॉग से हो रहा है। तो जो डॉग मैं खरीद के लाया हूँ वो बहुत ज़्यादा फेरोशियस है किससे? तुम्हारे पास जो डॉग है। तो यहाँ पे दैन के बाद क्या हो जाएगा? द वन यू हैव, जो तुम्हारे पास एक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर देखो, ही वॉज मच मोर सरप्राइज दैन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड्स अस। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब भी देन से दो कंपैरिजन हो रहा हो, तो यहाँ पे अगर नॉमिनेटिव केस हो तो देन के बाद भी क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस आएगा। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, करता है, और यहाँ पे कर्म है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे भी नॉमिनेटिव केस आएगा, इसलिए क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो ही वॉज मच मोर सरप्राइज दैन आई टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड्स अस। द 5 brothers आर डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है लड़ाई के एकदम मूड में। सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। अब देखो, 5 ब्रदर है, 5 यानी 2 से ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया था ईच अदर जो होता है वो 2 लोगों के लिए होता है, और वन अनदर जो होता है वो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। तो ईच अदर की जगह क्या आ जाएगा? वन अनदर आ जाएगा। सिंपल है। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेज। तो वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड। तो देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वन के साथ हमेशा पॉजिटिव केस जो होता है ना, वो हिज हर नहीं आता, वो हमेशा वंस आता है। तो इस चीज़ को रट लो कि वन के साथ हमेशा वंस आएगा। तो वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ये चीज़ बनेगी। इफ़ समवन हैज़ फिनिश द वर्क ही मे गो होम। तो इफ़ समवन हैज़ फिनिश द वर्क ही मे गो होम, तो ये वाली सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो आंसर आएगा नो एरर। द क्रिमिनल विच वॉज चेंज ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। तो देखो, यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, यानी जो पुलिस इंस्पेक्टर वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो हु का प्रयोग करा गया। लेकिन यहाँ पे जो क्रिमिनल है वो भी तो इंसान है, वो वस्तु तो नहीं है, तो विच की जगह क्या आएगा? हु आएगा। तो यहाँ पे द क्रिमिनल हु वॉज चेंज्ड, द क्रिमिनल हु वॉज चेंज्ड, सिंपल सा एरर है, बताया था ये चीज़। फिर नेक्स्ट वाला देखो, एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। तो एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी, समबडी, एनीवन, एनीबडी आदि के साथ प्रोजेसिव जो होता है वो हिज, और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे अब देखो, यहाँ पे एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस गिव्स अ डेज पे, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे देयर की जगह क्या होगा? हिज होगा। मैंने आपको लिख रखा है, ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट डाल के रख लो कि एवरीबडी, एवरीवन, इन सारे शब्द के साथ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव हिज का यूज होता है, और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ का। यहाँ पे देयर का जो प्रयोग है वो नहीं होता, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? हिज का। नेक्स्ट देखो, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स absented themselves फ्रॉम द ऑफिस। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि एज वेल एज के साथ हमेशा अपन देखते हैं वर्ब का यूज करते हुए फर्स्ट को। तो फर्स्ट क्या है? सिंगुलर है द ऑफिसर, असिस्टेंट्स प्लूरल है, द असिस्टेंट्स ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे द ऑफिसर वो तो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे दमसेल्फ्स की जगह क्या यूज करेंगे हम? हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ। बात समझ में आ गई? एज वेल के साथ हम किसको देखते हैं? पहले वाले को देखते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर दैन हिम। तो दैन कंपैरिजन आ गया। मैंने बताया था कि नॉमिनेटिव केस होगा यहाँ पे, तो हिम नहीं आएगा, आई आ जाएगा। यू आर फार बेटर देन आई, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आई बनेगा। यू आर फार बेटर देन क्या बनेगा? हिम की जगह ही बनेगा, क्योंकि जो ही है, क्योंकि यहाँ पे यू आर आ रहा है, ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस तो बन नहीं रहा, इसलिए ही आ जाएगा। फिर ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। तो ही इंट्रोड्यूस के बाद मैंने बताया था हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो इंट्रोड्यूस के बाद क्या आएगा? ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन।
20 देखो, द प्लेयर हुम वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस। तो मैंने आपको बताया था हुम जो होता है, हुम के बाद हमेशा क्या होता है कि यहाँ पर वर्ब नहीं आता, तो वहाँ पे वर्ब नहीं आ रहा है, लेकिन हु जो होता है उसके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। तो हुम के बाद वर्ब नहीं आ रहा, यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसलिए ये वाली चीज़ एकदम सही है। देखो, जो चीज़ मैं समझाने चाह रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या है, जितने सब्जेक्ट और जितने वर्ब होते हैं, अगर दोनों बैलेंस में, अगर 2 सब्जेक्ट है 2 वर्ब है तो सही है, 3 सब्जेक्ट है 3 वर्ब है तो सही है सेंटेंस, उसमें कोई भी एरर नहीं है। देखो यहाँ पे द प्लेयर के साथ देखोगे आर आ रहा है, तो ये वाली चीज़ एकदम सही है, क्योंकि इसका ये वाला जो है अपना सब्जेक्ट 1 है, इसका वर्ब 1 ही हो गया। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे वी के साथ हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दूसरा सब्जेक्ट क्या आ रहा है, हैव सेलेक्टेड। तो यहाँ पे जो अपने पास दूसरा सब्जेक्ट है वी, उसके साथ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे अपने पास दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है, दैट इज सब्जेक्ट, और इसके साथ वर्ब आ रहा है दूसरा हैव सेलेक्टेड। तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे इसमें 2 वर्ब हैं, दो वर्ब हैं और 2 सब्जेक्ट है, तो ये चीज़ सही है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा 21 के अंदर आना है। 21 के अंदर देखो, 21 के अंदर तो ये एरर भी समझ में आ जाएगा कि मैं हुम की जगह यहाँ पे हु क्यों लगा रही हूँ। यहाँ पे देखो द गेस्ट आर माई ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट 1 में है और वर्ब 1 कौन है, आर है, तो एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वी, वर्ड टॉकिंग, तो वी के साथ जो सब्जेक्ट आया, यानी जो ये सेकंड सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ड टॉकिंग यानी वर्ब सेकंड हो गया। लेकिन यहाँ पे आ रहा है हैव कम, तो हैव कम के साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं आया है, और उनका सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे हुम है। अगर हुम इनका सब्जेक्ट है तो हमें ये चीज़ पता है कि हुम के साथ कभी भी वर्ब नहीं आता, तो हुम के साथ क्या आता है, वर्ब नहीं आता, और वर्ब किसके साथ आता है, हु के साथ, इसलिए हुम के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए। देखो वापस से बता रही हूँ, एक बार देख लो। द गेस्ट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माई ब्रदर इन लॉ। तो जो गेस्ट हैं वो कौन है, आर, तो सब्जेक्ट 1 है, आर माई ब्रदर इन लॉ, तो उसका वर्ब 1 हो गया। फिर यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्ट 2 है, उसका जो वर्ब हो गया वर टॉकिंग, तो वो हो गया वर्ब 2। लेकिन हैव जो कम है ये वर्ब है। अब ये वर्ब है, तो ये जो वर्ब थी है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, हुम है। लेकिन मुझे पता है कि ये जो हुम है उसके साथ कभी भी वर्ब नहीं आता, तो इसलिए हुम की जगह क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। समझ आ गया ना, बहुत सिंपल सा है, बस समझ आएगा तो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एरर है, हुम की जगह हु। नेक्स्ट देखो, देयर इज़ नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। तो यहाँ पर जो ये नन है ना, मैंने आपको बताया था कि जो नन होता है या फिर ऑल, नथिंग और ओनली सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो वहाँ पर उनके साथ हमेशा क्या होता है, दैट का यूज़ होता है। तो अपन एक एग्जांपल भी देखा था, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, एवरीथिंग के सेंस में यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पर नन की जगह, ये ध्यान रखना, नन की जगह अगर नन आ गया है तो हु की जगह यहाँ पे हम किसका लगाएंगे, दैट का लगाएंगे। तो देयर इज़ नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट। इसको याद ही कर लो कि नन, ऑल, नथिंग, ओनली, सुपरलेटिव, डिग्री, एडजेक्टिव और द सेम के बाद हमेशा क्या लगता है, दैट का प्रयोग होता है, ठीक है। दिस इज़ द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। तो देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि द सेम के बाद हमेशा क्या आता है, दैट आता है, विच नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ हट जाएगी। Whoever comes late will not be allowed to mark his presence in the registers। तो अब देखो comes एक वर्ब आ रहा है, वर्ब के साथ whom आएगा क्या, ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, who आ जाएगा, whoever come, सिंपल है। द ओनली आ गया, तो ओनली के साथ विच नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। मैंने अभी रटवाया था, तो दो ओनली मतलब अभी रटवाया नहीं था, बताया था, रटना तो आपको है। द ओनली बुक दैट यू कैन कैरी इन योर बैग इज़ इन डिमांड नाउ अ डे। समझ आया ना। शी इज़ सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। तो दैट की जगह एज होगा, सच एज, इसका मतलब होता है हिंदी के अंदर अगर अपन देखेंगे तो ऐसा जैसे, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है जैसा मैंने उसे, वो ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट है जैसा मैंने उसे एक्सपेक्ट करा था। तो यहाँ पे एज, सच एज का मतलब जब भी सेंस में आ रहा हो हिंदी में ऐसा जैसे आएगा तब आप इसका यूज़ करोगे सच एज का। लेकिन अगर वहीं पर अगर अर्थ होगा ऐसा की, और ऐसा की आएगा तो आप क्या यूज़ करोगे, सच के साथ दैट का यूज़ करोगे। ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी लिख लो, ठीक है। जैसे सच वॉज हिज बिहेवियर दैट एवरीबडी डिसलाइक हिम, बिहेवियर दैट एवरीबडी, तो ऐसा उसका बिहेवियर है कि उसको सब डिसलाइक करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि तो दैट की जगह क्या आएगा, एज। सच आ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन एज, तो सच के साथ एज आ रहा है,
ऐसा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन जैसा हैज़ कम विन आवर सिंपैथी, ठीक है, तो ये चीज़ सही है। एनी ऑफ टू पिक्चर्स, दो पिक्चर्स की बात हो रही है, तो एनी होता है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए होता है, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, सिंपल एनी की जगह आप लगा दो इसको ईदर। ईदर जो होता है, ईदर नीदर जो बताया था वो कितने, दो लोगों के लिए, तो ईदर ऑफ द टू पिक्चर्स, तो एनी की जगह क्या आएगा, ईदर आएगा। इसको देखो यहाँ पे, एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डिक्सटोरियस इन पेंटिंग, तो डिक्सटोरियस मतलब होता है स्किलफुल। अब यहाँ पे देखो एवरी जो होता है वो प्योर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होने का मतलब इसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, और नाउन आएगा लेकिन नाउन तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, तो जैसे एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी वन, तो यहाँ पे इसलिए हम क्या लेंगे, वन लेंगे, तो एवरी वन ऑफ द 5 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे एवरी के साथ क्या लगाएंगे, वन लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है, आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा चिल्ड्रन है तो आप यहाँ पे ईच भी लगा सकते हो, ईच जो होता है ना, ईच का प्रयोग भी आप कर सकते हो, क्योंकि ईच का मतलब भी एक से ज़्यादा के लिए होता है, तो एवरी की जगह या तो एवरी वन लगा दो या ईच भी लगा दो तो सही हो जाएगा। ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव इट, तो यहाँ पे गिव इट मैंने बोल दिया वैसे तो, लेकिन गिव के बाद हमेशा क्या आएगा, इट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जो गिव है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद मैंने आपको बताया कि क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव कौन, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, इट होगा। यू एंड माई सेल्फ विल एन्जॉय द पार्टी टू बी अरेंज इन ऑनर ऑफ द, ऑनर पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस, तो यू एंड माई सेल्फ, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते, इसलिए यू एंड आई होगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रख लेना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज नहीं होंगे, तो माई सेल्फ की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू एंड आई, नॉमिनेटिव आ जाएगा, नॉमिनेटिव क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हम किसका यूज़ करेंगे, नॉमिनेटिव केस का यूज़ करेंगे। दे हु आर इन द रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग एट द लीडर ऑफ द क्रिमिनल, तो यहाँ पे देखो जो हु है ना रिलेटिव प्रोनाउन, उसके पहले जो एंटीसीडेंट होता है वो कभी भी दे और दैम नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, दूस का यूज़ करेंगे, ये बात तो सिंपल है। लेकिन अगर यहाँ पे ये रूल है, याद रखना, इट इज़ दे हु हैव कम लेट, तो यहाँ पे हैव कम लेट, तो ये चीज़ सही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इट इज़ लगा हुआ है। लेकिन सपोज मैं इट इज़ को हटा दूँ और लिखूँ आपको सेंटेंस में दे हु हैव कम लेट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हु से पहले कभी भी दे का यूज़ नहीं होगा। तो मेरी ये बात समझ में आ गई ना, तो एरर यहाँ पे हो जाएगा। दे ऑल्सो हेल्प द पुअर हु रियली सिंपैथाइज विद दम इन द मोमेंट्स, तो यहाँ पे सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, हु रियली सही लगा हुआ एकदम, दे आ रहा है लेकिन हु के साथ नहीं आ रहा। हु किसके साथ आ रहा है, एंटीसीडेंट क्या है इसका, पुअर, वो एकदम इसके पास में है। अब देखो एक चीज़ और होती है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसका जो एंटीसीडेंट होता है जनरली उसको उसके पास में रखना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई, तो दैट किसके लिए यूज़ हो रहा है, फर्नीचर के लिए यूज़ हो रहा है जो उसने खरीदा था, पटना के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए फर्नीचर को हम दैट के पास में लेकर आएंगे। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई, तो फर्नीचर फिर दैट ही हैड, ये पूरा ऐसे कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एंटीसीडेंट का ध्यान रखना बस। यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माइन, माई ऑल्सो, माइन नहीं, माई नहीं होगा, माइन होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे किसका होगा, ऑब्जेक्टिव यूज़ का होगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा उसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। द होटल ऑफ पटना आर मोर लग्जूरियस देन मुजफ्फरपुर, तो देखो होटल ऑफ पटना का कंपैरिजन मुजफ्फरपुर से नहीं हो रहा, मुजफ्फरपुर में जो होटल्स है उनसे हो रहा है, तो द होटल ऑफ पटना आर मोर लग्जूरियस दैन द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर, यहाँ पे द होटल्स आएगा। द आर्टिकल पब्लिश इन दिस मैगजीन आर बेटर दैन दैट मैगजीन, तो आर्टिकल पब्लिश, मैगजीन जो इस मैगजीन में पब्लिश हुआ है वो दूसरी मैगजीन के आर्टिकल से कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे द आर्टिकल पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर दैन दैट ऑफ, या फिर दूस आर्टिकल पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन होगा, क्योंकि मैगजीन का कंपैरिजन नहीं हो रहा, दो मैगजीन का कंपैरिजन हो रहा है, उनमें छपे जो आर्टिकल्स हैं उससे। ही इज़ वन ऑफ दूज हु would much rather sacrifice his life than turn disloyal to the country। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, हु है, हु के पहले क्या आ रहा है, दूज आ रहा है, दूज जो है वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हिज आ रहा है तो वो तो सिंगुलर है, इसलिए हिज की जगह क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमने चेक करा कि वो बहुत सारे लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, हिज की जगह प्लूरल फॉर्म आएगा तो देयर बनेगा। सिंपल सा एरर है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट द बॉय एंड आई गो, तो लेट के बाद मैंने आपको बताया था सबसे पहला रूल कि ऑब्जेक्टिव केस का ही होता है, तो यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, सिंपल है। ही क्लेम टू हैव रीड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज, हु इज़ द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर ऑफ द इंग्लिश, तो देखो हु किसके लिए यूज़ हो रहा है, शेक्सपियर के लिए यूज़ हो रहा है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो वो जिसके लिए बात कर रहा होता है तो उसको हम नियर लिखते हैं, तो हम क्या बनेंगे सेंटेंस को, ही क्लेम्स टू हैव रीड,
शेक्सपियर हटेगा यहाँ पे, ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, हु इज़ द ग्रेट, तो शेक्सपियर रिलेटिव प्रोनाउन के एकदम पास में आ जाएगा। शी वॉज मोर ग्रूलेस दैन देयर ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, तो ईदर बताया था 2 लोगों के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे तो 3 की बात हो रही है, तो 3 के लिए ईदर की जगह एनी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स, तो एनी लगा दो, तो एनी जो होता है या फिर एनी वन, तो वो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। ईदर जो होता है वो सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज़ होता है, और सिस्टर कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 होने के कारण एनी वन या फिर एनी लगा लो। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे देखोगे तो कुछ सब्जेक्ट क्या है, कैंडिडेट, लेकिन हमें पता है कि अगर एक ही बारी में बात हो रही है, जो ग्रेजुएट हुआ है वो पोस्ट के लिए एलिजिबल है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, तो सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ही जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ही गलत है यहाँ पे। ग्रेजुएट इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कैंडिडेट की हो रही है। बार बार सब्जेक्ट को आप रिपीट करोगे तो वहाँ पे जब एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो आपको अपन सब्जेक्ट को बार बार रिपीट नहीं करते, तो यहाँ पे ये हट जाएगा। यू योर, यहाँ पे योर होगा ना, योर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन। योर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि योर हमेशा नाउन लेता है, तो योर्स जो होता है वो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर्स आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन, तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है वो मेरी प्रॉब्लम जैसी ही हैं। यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। तो देखो यहाँ पे मास्टर के अगेंस्ट तुमने एक भी वर्ड नहीं कहा, तो यहाँ पे हु और विच का प्रयोग हो सकता है, लेकिन विच का प्रयोग होगा। विच का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, एक रेफरेंस दिया जा रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में जब भी रेफरेंस देने का काम हो, तो यहाँ पे रेफरेंस किसका हो रहा है, मास्टर का, कि तुमने कोई भी वर्ड नहीं कहा किसके अगेंस्ट, मास्टर के, वो प्रूफ है तुम्हारा, तो रेफरेंस दिया जा रहा है वो प्रूफ है तुम्हारी लॉयल्टी का। और कौन सा, कि तुमने उनके अगेंस्ट कुछ भी वर्ड नहीं बोला, तो ये जब रेफरेंस दिया जाता है तो दैट की जगह क्या यूज़ होता है, विच का यूज़ होता है। विच इज़ अ प्रूफ, वो प्रूफ है उस चीज़ का। ही लैंड मी सम मनी ऑन द कंडीशन दैट द आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर नवंबर, तो यहाँ पे जो सेम है ना, सेम की जगह क्या हो जाएगा, इट, क्योंकि सेम जो होता है ना वो हमेशा अपने साथ एक एडजेक्टिव है, द सेम हम एडजेक्टिव है, और वो अपने साथ हमेशा क्या लेता है, बाद में नाउन लेता है, तो एडजेक्टिव है तो नाउन लेगा, जैसे द सेम बुक, द सेम बुक, द सेम कोट, द सेम पैन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नवंबर, बिफोर नवंबर आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है, नाउन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बिफोर, समय बता रहा है बिफोर, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, इट का यूज़ होगा। देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स एंड द 5 लेजी वन इन दिस फैक्ट्री, तो यहाँ पे देखो वन जो है वो सिंगुलर है, वंस आएगा, क्योंकि 5 की बात हो रही है तो वंस लगेगा यहाँ पे, सिंपल। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज हैव आई हार्म्ड इट एंड ही नोज इट, वो उसको जानता है, तो यहाँ पे इट जो होगा वो नोगे ऑब्जेक्टिव, टीवी है, टीवी के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे आ जाएगा इट। द बैगर हुम वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था, तो हुम के साथ कभी भी वर्ब नहीं आता, तो ये चीज़ एकदम सही है, हुम ही हैड सस्पेक्टेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट, आई ऑर्डर्ड सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर बट नन हैज़ अराइव, क्योंकि नन जो है यहाँ पे वो सही है, क्योंकि वो 1 से 2, मतलब नन जो होता है वो 2 से ज़्यादा के लिए, सम बुक्स, बहुत सारी बुक्स ऑर्डर करी हैं, तो उसके लिए नन यूज़ होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा बुक्स है, 2 से ज़्यादा बुक है। आई डोंट अप्रिशिएट दूज हु लाफ एट अदर्स विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न, तो मैं उनको अप्रिशिएट नहीं करता, दूज हु लाफ, तो यहाँ पे सही है। और देखो हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके बारे में बात हो रही है, दूस के बारे में, जो लाफ करते हैं दूसरों पे बिना किसी रीज़न के, तो यहाँ पे ये एकदम सही है। रिलेटिव प्रोनाउन के पास जो उसका एंटीसीडेंट है वो पहले आ रहा है, एकदम पास में आ रहा है, तो ये चीज़ सही है, ये भी सही है, दोनों में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। तो यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी नए टॉपिक के साथ, एडजेक्टिव होगा शायद वो टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।